स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश अर्थात लाइट, परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो आज इसका ये पहली क्लास है, पहला ये लेक्चर है। अभी तक हमने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कर लिए हैं 10th क्लास के। अब ये आपकी स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है आपका ये क्या, प्रकाश और परावर्तन एवं अपवर्तन। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आइए सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, प्रकाश, जिसको इंग्लिश बोलते हैं लाइट, LIGHT। क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। लाइट क्या होती है, प्रकाश। देखिए प्रकाश क्या है, एक तरह की ऊर्जा है अर्थात एनर्जी है। कैसे, देखिए जो प्रकाश होता है, जब प्रकाश को हम किसी लेंस की सहायता से एक जगह है सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करते हैं, तो कुछ समय बाद में उसे क्या होने लगती है, वस्तु जलने लगती है। और देखिए प्रकाश का उपयोग करके ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने का कार्य करते हैं। इसलिए देखिए प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है और प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है इसमें, प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है, रूप है अर्थात फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है। अर्थात जो ऑब्जेक्ट होती हैं उसको हमें देखने में हेल्पफुल होता है। कैसे, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर मान लेता हूं ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है, तो सूर्य से क्या निकलेंगी, प्रकाश किरणें। तो प्रकाश किरणें इस पर क्या जाएंगी, इस वस्तु पर जाएंगी। और यहाँ पर मान लीजिए कोई ये क्या है, मानव नेत्र है, ये क्या है, मानव नेत्र है। तो टकराने के बाद में वस्तु इस आंख में जाएगी और हमारे जो आंख है, आंख की रेटिना पर इस वस्तु क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आंख में क्या होती है, रेटिना। इस रेटिना पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अर्थात इस वस्तु की इमेज बनेगी। फिर इस इमेज की सूचना किसको दी जाएगी, मस्तिष्क को दी जाएगी। तो इस इमेज की सूचना जो है, इस प्रतिबिंब की सूचना ये मस्तिष्क को दी जाएगी। फिर मस्तिष्क हमें पता बताएगा कि किस वस्तु किस प्रकार की है, उसका रंग कैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रकाश होता है ये हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है। आगे देखिए, प्रकाश से संबंधित कुछ सामान्य घटनाएं देखिए। पहली है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो प्रकाश की सहायता से दर्पण द्वारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है अर्थात किसी भी वस्तु क्या बनती है, इमेज बनती है। दूसरा है तारों का टिमटिमाना अर्थात ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये प्रकाश के कारण ही हो रहा है। अगला है क्या, इंद्रधनुष के सुंदर रंग। इंद्रधनुष को रेनबो बोला जाता है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो इंद्रधनुष के सुंदर रंग किसके कारण होते हैं, प्रकाश के कारण होते हैं। नेक्स्ट है किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना, ये भी किस कारण होता है, ये भी आपके प्रकाश के कारण होता है। किस कारण होता है, प्रकाश के कारण। देखिए मान लीजिए ये कोई ऐसी वस्तु है, ये वस्तु है और प्रकाश ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये वस्तु इसे किनारों से ऐसे प्रकाश मुड़ेगा, प्रकाश क्या होता है, मुड़ता है। तो प्रकाश का किसी वस्तु के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना, ये घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना कहलाती है विवर्तन। विवर्तन, ध्यान रखना है, ये घटना क्या कहलाएगी, विवर्तन कहलाएगी। इसको मैं लिखता हूं अच्छे से, विवर्तन ऐसे लिखते हैं, विवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश का वस्तु के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो ये होता है प्रकाश की कुछ सामान्य घटना। अब चलते हम क्या आगे, तो प्रकाश के बारे में हमने देखिए थोड़े इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। आगे चलिए, आगे हमारे पास आता है प्रकाश के गुण धर्म अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ प्रकाश, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो पहली बात,
जो प्रकाश होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसलिए इसे यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो माध्यम की आवश्यकता किसको होती है? तो आपकी जो ध्वनि होती है, क्या? ध्वनि, अर्थात जो साउंड होती है, ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। बल्कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होता है ये निर्वात में भी गति कर सकता है, लेकिन जो ध्वनि होती है ये निर्वात में गति नहीं कर सकती, निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और देखिए प्रकाश निर्वात में भी आगे बढ़ सकता है। दूसरा देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे जो सीधी रेखा होती है ना, ये सीधी रेखा, इस सीधी रेखा में गति करेगी। जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च का प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करेगा। क्या करेगा? सीधी रेखा में गति करेगा। ठीक है, तो टॉर्च का जो प्रकाश होता है ये स्ट्रेट लाइन में गति करता है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। कैसे दे देगा? प्रकाश खाली स्थान गमन करता है, तो किस में गति करेगा? सीधी रेखा में। इस सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? सरल रेखा भी बोलते हैं सरल रेखा। ठीक है, तो प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गति करता है। तीसरा देखिए, प्रकाश का दोहरा स्वरूप होता है, अर्थात डबल नेचर होती है। इसको बोलते हैं द्वैत प्रकृति भी बोलते हैं। दोहरा स्वरूप को क्या बोलते हैं? द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति भी बोला जाता है। तो प्रकाश होता है, इसकी द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात दोहरा स्वरूप होता है, अर्थात यह तरंग के रूप में भी गति करता है, कण के रूप में भी गति करता है। इसलिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, डबल नेचर होती है। आगे देखिए, प्रकाश क्या करता है? छाया बनाता है, अर्थात शेडो का निर्माण करता है। कैसे करेगा? देखिए देखिए, वस्तु जो होती है, वस्तुएं वस्तुएं होती है वो तीन प्रकार की होती है। कैसी? एक तो होती है पारदर्शी, सुना होगा पारदर्शी। एक होती है क्या? पारभासी। और एक क्या होती है आपकी? अपारदर्शी। अपारदर्शी इस प्रकार से होती है। तो पारदर्शी होती है, इसमें तो क्या करेगा? जो प्रकाश है ये आर पार गति कर सकता है, आर पार जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा क्या? लेंस देखा, कांच देखा होगा, है ना? कांच शीशा देखा होगा। तो शीशे से मान लीजिए कोई वस्तु हो, और जब मैं इस तरफ से प्रकाश डालूं तो ये प्रकाश इसको पार करते हुए इससे पीछे की तरफ चला जाए, तो वो वस्तु क्या कहलाती है? पारदर्शी वस्तु कहलाती है। पारभासी वस्तु क्या कहलाती है? जिससे प्रकाश थोड़ा गुजरे, क्या गुजरे? थोड़ा ही गुजरे, वो क्या कहलाती है? पारभासी कहलाती है। तो ये कहलाती है पारभासी। और अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? इनसे होकर के प्रकाश नहीं गुजरता है, प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता है, बिल्कुल नहीं गुजरता है। ठीक है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। मैं नया पेज लेता हूं। तो छाया बनाने के लिए क्या शर्त है? तो निर्माण के लिए छाया निर्माण के लिए शर्त है कि वस्तु कैसी होनी चाहिए? जो वस्तु है वो अपारदर्शी होना चाहिए, अपारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है प्रकाश स्रोत होना जरूरी है। प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत होना जरूरी है। स्रोत इन दो वस्तुओं का होना जरूरी है। कैसे? मान लीजिए मैं कोई अपारदर्शी, ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, और इस तरह मैं मान लेता हूं कोई टॉर्च लेता हूं, ये क्या लेता हूं? टॉर्च लेता हूं मैं। ये मेरे पास क्या है? टॉर्च है। और टॉर्च यहां पर क्या है? तो टॉर्च यहां पर प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत। तो जब क्या प्रकाश इसे गुजरेगा तो प्रकाश ऐसे जाएगा,
तो प्रकाश इसे होकर नहीं गुजरेगा, तो क्या होगा, इस वस्तु, ये जो वस्तु है इसकी यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पर इसकी छाया बनेगी, क्या बनेगी यहाँ पर, छाया, अर्थात शेडो का निर्माण होगा, छाया का निर्माण। अब सुनिए, अगर प्रकाश स्रोत इस वस्तु के पास रहेगा, मतलब ये क्या है, प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। तो अगर ये प्रकाश स्रोत इस वस्तु के पास रहेगा तो छाया क्या रहेगी, बड़ी बनेगी, क्या बनेगी, बड़ी। अगर ये प्रकाश स्रोत है, ये टॉर्च है, ये इस वस्तु से दूर रहेगी, क्या रहेगी, दूर, तो क्या होगा, छाया कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। आप खुद चेक कर सकते हो घर पर कि आप क्या करना, आप खुद खड़े हो जाना और दूसरे व्यक्ति को आपके ऊपर क्या करना, प्रकाश गिराना टॉर्च की सहायता से। पहले दूर खड़े होना, उसको दूर खड़ा करना, उस बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को जिसके पास टॉर्च है, ठीक है, फिर पास आते जाना, फिर देखिए आपकी जो पीछे इमेज बनेगी उसको देखना, इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जो दूरी है, दूरी किसके बीच की दूरी, प्रकाश स्रोत और अपारदर्शी वस्तु के बीच की दूरी, वो किस, वो क्या करेगी, वो छाया की आकृति डिपेंड करती है, छाया की आकृति है, वो बड़ी बनेगी या छोटी, बड़ी बनेगी या छोटी, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर देखिए दूरी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, इनके बीच की दूरी अगर ज्यादा रहेगी तो छाया छोटी बनेगी या बड़ी, तो छाया जो है वो छोटी बनेगी, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी कम है, तो दूरी अगर कम है तो छाया क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, ये बात ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है भाई साहब, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि छाया का निर्माण, छाया को इंग्लिश बोलते हैं शेडो, क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, ठीक है। अब पीछे चलते हैं दोबारा से, तो ये हमने पढ़ लिया है कि प्रकाश छाया का किस प्रकार से निर्माण करता है। अगला है, निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है, अर्थात जो प्रकाश की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या होती है, अधिकतम होती है, और किसमें होती है, वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम बोला जाता है, और कितनी होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कितनी चाल होती है किसमें, ये निर्वात में होती है, सर्वाधिक चाल होती है प्रकाश के निर्वात में, और निर्वात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोला जाता है, ठीक है। आई होप इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाश है इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो ध्वनि होती है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो ध्वनि होती है वो निर्वात में गति नहीं करती है। और देखिए प्रकाश जो होता है ये निर्वात में अधिकतम गति करता है, और कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश के निर्वात में अधिकतम चाल कितनी होती है, चाल बोल दे या फिर गति बोल दे, एक ही बात होती है, तो वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखिए, आगे हमारे पास अब आता है क्या, जो प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है, मान लीजिए ये कोई क्या है, सरफेस है, क्या है, सरफेस है, तो इस पर प्रकाश पड़ेगा, ये मैं मान लेता हूं ये सतह है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस है, इस पर ये कोई प्रकाश गिर रहा है, ये क्या है, प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण। तो ये बोल रहे हैं जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो निम्नलिखित घटना होंगी, तो प्रकाश पड़ेगा तो घटना क्या होगी, ये प्रकाश या तो क्या करे, या तो क्या रहे, ये वस्तु क्या रहे, पारदर्शी रहे, क्या रहे, है पारदर्शी, पारदर्शी मतलब इसे पार ना हो प्रकाश बिल्कुल भी, तो क्या करेगा ये टकरा करके फिर से इस दिशा में चला जाएगा, पहली घटना तो ये हो रही है, तो इस घटना को तो क्या बोलते हैं, जो ये प्रोसेस हो रहा है इसको तो बोलते हैं परावर्तन, हाँ रिफ्लेक्शन बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसको तो परावर्तन बोलते हैं, तो पहली बात हो गई है परावर्तन, ठीक है। दूसरा,
अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, क्या है, सतह है, और मान लीजिए ये क्या है, सतह है, पारदर्शी है, क्या है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बोलते थे इसको, पारदर्शी को। और ये सतह क्या थी, है पारदर्शी, है पारदर्शी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपेक बोला जाता है, ठीक है, ओपेक बोला जाता है। और ये सतह क्या है, ये सतह जो है ये क्या है, पारदर्शी है, जिसको बोलता है ट्रांसपेरेंट बोला जाता है, ठीक है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिससे, जिस सतह से होकर के प्रकाश आर पार गुजर सके उसको बोलते हैं पारदर्शी। तो इस सतह पर क्या गिरेगा, प्रकाश ऐसे गिरेगा, ये गिरा प्रकाश किरण, तो ये क्या है, प्रकाश किरण है। तो ये प्रकाश क्या होगा, इससे ऐसे गुजरेगा, या तो ये दूर ऐसे होगा, है ना, या इधर होगा ये। तो ये घटना क्या कहलाती है, ये प्रकाश इस सतह पर गिरा और ये पार हो गया इसे, तो यह घटना कहलाती है अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो दूसरा हमारे पास आ गया है, अपवर्तन आ गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगली हमारे पास है, मान लीजिए कोई ऐसी सतह हो, ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, सतह है, इस पर प्रकाश गिरा, क्या हुआ, प्रकाश गिरा, और इस प्रकाश को इस सतह ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया है, नहीं तो इसका क्या टकराया, नहीं इसे पार हुआ है, मतलब अवशोषित कर लिया है। तो ये घटना क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, मतलब बहुत कम मात्रा में उसका क्या होगा, या तो अपवर्तन होगा या फिर परावर्तन होगा, तो ये घटना कहलाती है अवशोषण कहलाती है। आई होप ये तीनों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता अब क्या, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परावर्तन के बारे में, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अर्थात इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या परावर्तन भी बोलते हैं। तो क्या होता है परावर्तन, तो प्रकाश का किसी पॉलिश की हुई सतह, जैसे दर्पण पर टकराने पर वापस उसी दिशा में लौट जाना, ये क्या कहलाता है, आपका परावर्तन कहलाता है, और रिफ्लेक्शन कहलाता है। कैसे, मान लीजिए ये क्या है, एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, सतह है, चिकनी सतह है, और ये क्या आ रही है, ये कोई प्रकाश किरण आ रही है इस पर, ये क्या है, प्रकाश किरण। तो जब प्रकाश किरण जब किसी सतह पर आती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, तो ये है आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब देखिए जो किरण है ये टकराई, टकरा करके फिर ये वापस ऐसे जा रही है, ये किरण ऐसे वापस जा रही है, तो इस टकरा करके वापस जा रही है जो किरण, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये हमारे पास है परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। अब देखिए परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में एक रेखा खींची जाएगी, ऐसे एक लाइन खींची जाएगी, इसको बोलते हैं क्या, अभिलंब बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल बोला जाता है, तो ये है अभिलंब, ठीक है। अब सुनिए, अब जो आपतित किरण है, जो ये आपतित किरण है, इस अभिलंब के साथ यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या, आपतन कोण बोला जाता है। तो ये हमारे पास कोण है आई, कोण आई, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। दूसरा सुनिए, जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, अर्थात जो ये किरण है ये इस अभिलंब के साथ यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और उसको देखते हैं ये कोण आर। तो कोण आर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखता हूं कोण आर, ये क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, तो यहां पर दोबारा से सुनिए, ये क्या है, कोई सतह है, सरफेस है, और चिकनी सरफेस है या पॉलिश की हुई सतह है, जब इस पर कोई प्रकाश किरण आती है, ये किरण कौन सी है, सूर्य का प्रकाश वहां से आ रही है, कोई भी प्रकाश स्रोत है वहां से किरण आ रही है,
तो ये प्रकाश किरण जब किसी सतह पर आती है तो उसको आपतित किरण बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है इंग्लिश में। अब ये किरण इस पर आएगी तो आने के बाद ये टकरा कर जाएगी, तो टकरा कर जाने वाली जो किरण है उसको परावर्तित किरण बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ये इस सतह पर कहां पर टकराई, तो टकराने के बीच में से एक ऐसे एक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को बोला जाता है क्या, अभिलंब बोला जाता है। तो ये क्या है, अभिलंब है। अब देखिए जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ यहां पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, जो एंगल बनाती है आपतित किरण अभिलंब के साथ यहां पर जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण बोला जाता है, और उसको कोण आई से दर्शाते हैं। तो ये तो क्या हो गया, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, उस कोण को बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण बोला जाता है, और उसको कोण आर से दर्शाते हैं, एंगल आर से दर्शाया जाता है। ये बात समझ में आई क्या। तो मैं एक बार आपतन कोण और परावर्तन कोण की क्या लिख देता हूं, परिभाषा लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो आइए सबसे पहले हम बात लेते हैं क्या, आपतन कोण। आपतन कोण जिसको किससे दर्शाते हैं, कोण आई से दर्शाते हैं, कोण आई से दर्शाते हैं। तो क्या होता आपतन कोण, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। तो आपतित किरणें, आपतित किरणें, आपतित किरणें अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। तो ये तो गए आपतन कोण के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपतन कोण। अब बात लेते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जिसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, एंगल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या होता है ये, तो अभी हमने बात की थी क्या, कि परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। पीछे चलिए दोबारा से, तो पीछे चलते हैं, अब समझिए। अब आप जो कोण आई है, कोण आर है, इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर लिख देता हूं, कोण आई बराबर कोण आर, इन दोनों का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए ये आपतित किरण है, मान लीजिए कोण आई है, इसका मान अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो कोण आर का मान भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अगर कोण आई जो है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, अगर इस आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो कोण आर का मान भी क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये होता है क्या, परावर्तन। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या, परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आता है अब
तो ये हमने पढ़ लिया है। आगे देखिए, आगे पढ़िए अब परावर्तन के नियम अर्थात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला इसमें लॉ आता है क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा था कैसे, इस प्रकार से कोई सरफेस थी, ये कोई सतह है और इस पर इस प्रकार से क्या पड़ता है, प्रकाश किरण पड़ती है अर्थात आपतित किरण होती है और ये टकरा करके ऐसे चली जाती है और ये बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है जिसको नॉर्मल बोला जाता है। तो ये एंगल ये क्या था, कोण आई अर्थात आपतन कोण था और ये एंगल क्या था, कोण आर था। तो इस एंगल का मान और इस एंगल का मान क्या था, बराबर। अर्थात यहां पर बोल सकता हूं कोण आई बराबर क्या रहेगा, कोण आर रहेगा। अर्थात मैं मान लेता हूं अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी क्या रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिए, दूसरा नियम आपतित किरण। तो ये कौन सी किरण है, जो आने वाली किरण है, जो किरण आ रही है ये वाली किरण, ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। दूसरी है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण कौन सी है, तो ये वाली जो किरण है ये क्या है, परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण है। और आपतन बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब। और ये क्या है आपका अभिलंब, अभिलंब ये वाली बीच वाली लाइन है ना, ये अभिलंब है। अभिलंब सभी एक ही समतल में स्थित होते हैं। देखिए सभी एक ही समतल में है ना, ये सतह है तो सभी एक ही तल में स्थित है, इस तल में है। ठीक है, अब सुनिए, परावर्तन के नियम सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। देखिए ये तो क्या थी, एक समतल सतह थी। अगर यही सतह मैं ऐसे ले लूं, खुरदरी सतह ऐसे, तो भी क्या होगा, तो इस पर भी अगर प्रकाश ऐसे पड़ेगा तो ये ऐसे जाएगा प्रकाश। ठीक है, तो इस पर भी क्या होगा, आपतन ये जो नियम है वो लागू होंगे। मतलब इसमें भी क्या रहेगा, आपतन कोण और परावर्तन क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और इस पर भी क्या रहेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि परावर्तन के नियम चाहे समतल सतह हो, समतल व खुरदरी सतह, सतह दोनों पर लागू होते हैं, दोनों पर लागू होते हैं, लागू होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो परावर्तन के नियम हमने पढ़ा है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा परावर्तन में कि इस प्रकार से कोई सरफेस रहेगी, ये सरफेस है और ये क्या रे आ रही है इस पर इस प्रकार से रे आई और इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो रे है ये टकराएगी, टकराने के बाद में ये ऐसे जाएगी, तो ये क्या हो गई है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। अब बीच में क्या रहेगा, बीच में आपका नॉर्मल रहेगा। तो मैं बीच में नॉर्मल ले लेता हूं, तो बीच में लेते हैं नॉर्मल, ये आ गया है नॉर्मल आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, अभिलंब, ये विलंब आ गया। अब सुनिए, अब हमने क्या बात की थी कि जो ये वाला एंगल है ये क्या है, कोण आई है और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, कोण आर है। मतलब कोण आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। और जो कोण आर है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। और दोनों कोणों का मान क्या रहता है, बराबर। ठीक है, अब सुनिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब सुनिए, जो ये सरल रेखा है, ये जो समतल सतह है
ये टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाती है पूरा? तो ये एंगल बनाती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ध्यान रखना है, जो सरल रेखा है, सरल रेखा, सरल रेखा किसको बोलते हैं? एक सीधी रेखा। सरल रेखा है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, अब सुनिए, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? तो ये जो अभिलंब होता है, होता है 90 डिग्री पर। इस तरफ का ये जो वाला एंगल है, ये कितनी डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, अब सुनिए, ये वाला एंगल कितनी डिग्री का रहेगा? ये वाला एंगल, तो देखिए ये वाला कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का। लेकिन 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो देखिए सीधी रेखा है, सरल रेखा है, ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है। अब सुनिए, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं मान लेता हूं कि जो कोण आई है, मतलब आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो अगर कोण आई का मान 45 डिग्री है, तो कोण आर का मान भी क्या रहेगा? 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, अब सुनिए, तो अगर ये वाला एंगल है, ये 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहेगा? ये वाला एंगल, तो ये टोटल 90 डिग्री का होता है। ये टोटल ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर इस 90 में ये 45 निकाल दूं, तो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा। तो 90 में से 45 निकालो तो कितना आया? 45। तो ये भी 45 का आया। ठीक है, अगर ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल अगर ये 45 का है, तो ये वाला कितने का रहेगा? ये वाला, तो देखिए ये टोटल है, ये 90 डिग्री का होता है। तो मेरे को ये वाला निकालना है, तो क्या करूं? 90 में से 45 निकाल दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा? 45 डिग्री का आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? बताइए। अब दोबारा से एक बार और समझाता हूं दूसरा क्वेश्चन लेकर के। मैं मानता हूं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री का है। क्या है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहेगा? तो ये वाला भी क्या रहेगा? 60 डिग्री का ही तो रहेगा। 60 डिग्री का। ये बात समझ में आई? अब बताइए, ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहेगा? ये वाला एंगल, तो क्या करेंगे? 90 में से, क्योंकि टोटल है अभिलंब के साथ, ये जो सतह है, ये सतह अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है, वो 90 डिग्री का बनाती है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? तो 90 में से 60 निकाल देंगे तो कितने डिग्री का आया है? 30 डिग्री का आया है। ठीक है, अब सुनिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री का था, तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा? ये वाला एंगल, तो देखिए अगर इस तरफ वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा? 30 डिग्री का। ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा? 30 डिग्री का। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। और ये वाला एंगल मतलब कोण आई, ये दोनों क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। समझ में आया क्या? तो अगर आपको एक कोण दिया जाए, तो सब कोण निकाल सकते हो ना? तो देखते हैं कि कौन आंसर देता है में से। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, चलिए। तो ये मेरे पास क्या है? ये लीजिए, मैं बना रहा, इसको मैं नाम देता हूं ए बी। ये ए बी सतह है। ठीक है, अब मैं कोण लिखता हूं एक। मैं, ये वाला जो कोण है, ये कोण है आपका 35 डिग्री का एंगल, 35 डिग्री का। अब आपको ये ज्ञात करना है, इसको मैं मान लेता हूं ये ए है, सॉरी इसको मैं मान लेता हूं पी एंगल है, ये वाला एंगल है आर, और ए ये वाला एंगल क्या है? क्यू है। तो हमें क्या निकालना है? एंगल पी, एंगल क्यू आर, एंगल पी, एंगल आर और एंगल क्यू का मान हमें निकालना।
ठीक है, आइए तो बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहां पर हमने क्या बात की थी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, दोनों बराबर रहते हैं। तो अगर ये 35 डिग्री का है तो ये वाला भी क्या रहेगा, 35 डिग्री का रहेगा। तो इसको भी क्या कर दें, 35 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो क्या करें, अगर ये वाला एंगल निकालना है तो हम क्या करें, ये वाला जो टोटल एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल निकाला तो क्या करूं, 90 में से ये 35 डिग्री निकाल दूं। तो 90 में से 35 निकाल दो कैसे, 90 में से 35 निकालेंगे तो 5 इस तरफ 5 बच गया है। तो ये जो P है, कोण P ये आ गया है 55 डिग्री। ये बात समझ आ गई क्या। अब हमने बात की थी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं, बराबर। तो अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी क्या रहेगा, 55 डिग्री। तो क्यों वाला भी क्या रहेगा, 55 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल जो होता है ये इस एंगल के बराबर रहता है। तो ये वाला 35 डिग्री का है तो ये वाला भी 35 डिग्री का रहेगा। तो ये भी 35 डिग्री का रहेगा। तो इस प्रकार से क्या रहते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। और बनाता हूं मैं, देखते हैं कि कौन आप में से आंसर देता है इसमें। तो ये हमारे पास है, दूसरा मैं बना रहा हूं। ये नाम देता हूं ए। ए है और ये बी है, ये समतल सतह ए बी। ठीक है, और ये किरण आ रही है और ये जा रही है और ये आपका क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। चलिए बात करते हैं। मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ये है आपका 53 डिग्री का, 53 डिग्री का है। तो आपको ये वाला एंगल बताना है, इसको मैं मान लेता हूं कोण एक्स है। ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ये कोण वाई है। और ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण जेड है। ठीक है, चलिए हल करें इसको। आइए तो हल करते हैं। तो एक तो हमें ज्ञात करना है कोण एक्स, और एक ज्ञात करना है कोण वाई, और एक कोण ज्ञात करना है जेड। तो देखिए हमने क्या बात की थी, ये वाला एंगल जो होता है ये किसके बराबर होता है, इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 53 डिग्री का है तो ये भी क्या रहेगा, 53 डिग्री का। तो जेड कोण क्या रहेगा, 53 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अब हम क्या निकालते हैं, एक्स और वाई। तो अगर ये वाला एंगल क्या है, 53 डिग्री का, और हमने बात की थी जो अभिलंब होता है ये इस सतह के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। मतलब ये टोटल एंगल होता है, कोण होता है 90 डिग्री का। तो अगर मैं 90 में से 53 घटा दूं, तो 90 में से 53 घटा दूं, इस प्रकार से घटा लेना बच्चों की तरह। तो इस तरफ सॉरी 7 बच गया है, 7। और इस तरफ 8 में से 3, ये 37 बच गया है। तो हमारे पास ये जो कोण एक्स है ये कितने डिग्री का आ गया है, 37 डिग्री का। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या बात की थी, ये वाला जो एंगल है, मतलब पास वाले जो एंगल है ये क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो ये वाला एंगल अगर हमारे पास 37 डिग्री का आ गया तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, 37 डिग्री का। तो ये एंगल भी 37 डिग्री का हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है पास वाले एंगल क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। और ये दूर वाले जो एंगल है ये आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में परावर्तन को जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो परावर्तन में आपको परावर्तन के नियम याद होना जरूरी है। और साथ में जो न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार से आ सकते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, वो भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, और हमने बात की है कि परावर्तन के नियम कोई सी भी सतह हो, सब सतह पर लागू होता है। चाहे वो खुरदरी सतह हो या फिर समतल सतह हो, सब पर लागू होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इसे आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो कंटेंट को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना इस चैनल को सपोर्ट दोगे उतना ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें पढ़ाने में मजा भी आता है।
तो आई होप आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर इसको अवश्य लगाओगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।